Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to explain about atoms and molecule and some theory related to this topic. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एटम्स के बारे में। और ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बेसिक एक रियल आइडिया लें, एक रियलिस्टिक आइडिया लें एटम्स के बारे में कि एटम एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि मतलब मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम क्या है, एंड देन we can understand some basic of it. Okay, now तो an atom is a particle that consists of a nucleus. ठीक है, तो एटम क्या है? एटम में सबसे पहले हमें देखना होता है कि क्या होता है एटम में। एक तो न्यूक्लियस होता है एटम में। ओके, तो हाँ, यहाँ से ठीक है। तो एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो एटम में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे और देखेंगे। ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सराउंडेड बाय ए क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है? ठीक है, जैसे अगर ये जो बीच में इसके जो हम ये ज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इसको हमने माना है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस होगा यहीं पर हमारे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स यहीं पर होंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जहाँ पर होते हैं, या कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, या कंबाइन फॉर्म में, जो भी आप समझना चाहें, कि न्यूक्लियस एक क्लोज्ड एक शेल टाइप की होती है। ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आपस में कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड होने से मतलब मेरा ये है कि साथ में उसी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते कहाँ पर है? तो कहाँ पर होते हैं? एटम के न्यूक्लियस में। ओके, फिर इसके बाद में ये जो एटम का न्यूक्लियस होता है, इट इज सराउंडेड बाई क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड से सराउंडेड रहता है। ठीक है, मतलब इसके जो चारों तरफ होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की फॉर्म में मतलब सराउंड करके रखते हैं इसको। ओके, द एटम इज अ बेसिक पार्टिकल इन द केमिकल एलिमेंट्स। ठीक है, तो एटम एक बेसिक पार्टिकल होता है, ठीक, केमिकल एलिमेंट्स का। कि कहीं पर भी अगर आप केमिकल एलिमेंट्स को अगर समझते हैं, ठीक है, जैसे NaCl हो गया, वाटर हो गया, या कोई भी ऐसा एलिमेंट हो गया, तो उसकी जो सबसे एक स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगी, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगी? एटम हो जाएगी। ठीक है, तो एक बेसिक पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, केमिकल एलिमेंट की बात हो रही है। ओके, and the chemical elements are distinguished from each other by the number of proton that are in their atoms। ठीक है, तो अब केमिकल जो एटम्स होते हैं, सॉरी, केमिकल जो एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? मतलब उनमें हम मतलब डिफरेंशिएट, मतलब अंतर कैसे समझते हैं? ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से डिफर है। ठीक है, तो वो हम समझते हैं उनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं, तो वही इसको एटॉमिक नंबर भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही हम एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं, अगर बेसिक आइडिया भी अगर आपको है एलिमेंट्स का, और अगर नहीं भी है तो मैं आगे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और अगर फिर भी है, अगर कुछ को जिनको भी अगर बेसिक आइडिया है, तो उनको पता होगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके हम एटॉमिक नंबर्स पढ़ते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हम उनके एटॉमिक नंबर्स लर्न भी करते हैं। ठीक है, जैसे वन किसका एटॉमिक नंबर होता है? वन होता है हाइड्रोजन का। ओके, एंड टू होता है हीलियम का। ठीक, तो टू एटॉमिक नंबर हीलियम का होने का मतलब यह है कि जो हीलियम का एटम होगा उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? टू प्रोटॉन्स होंगे। बस सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, ठीक, तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स? हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगा। ठीक है, कि हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ठीक, तो बेसिकली, और अगर अच्छे तरीके से अगर मैं कहूँ, तो 1H1 जो कि इसका एक आइसोटोप होता है। ठीक है, आइसोटोप के बारे में भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो परेशान मत होइए, आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये जो नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसको हम कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर जो नंबर हम लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसमें जो 1H1 होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम, ठीक है, ये जो प्रोटियम होता है, तो ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। ठीक है, और भी होते हैं, 1s2 होता है, ड्यूटेरियम होता है, 1s3 होता है, ट्राइटियम होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मतलब अकेला एक ऐसा एलिमेंट है, उसमें भी जो आइसोटोप इसका है 1H1। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक
नोट था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में तो हम क्या देख रहे थे, हाँ, कि अगर हम जो एलिमेंट्स होते हैं तो वो एलिमेंट्स में प्रोटॉन्स हम डिफर कर पाते हैं, ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे तो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 1 प्रोटॉन है, तो ये एलिमेंट जो होगा वो इस एलिमेंट से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो नोट, वी कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एन एटम, ठीक है। तो हम किसी एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम किसी एटम को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट एटम आर डिविजिबल इन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक। तो जो एटम्स होते हैं, अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के, ठीक है। तो इसको हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ऑल्सो न्यूक्लियस कैन बी स्प्लिट बाई प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। और तो न्यूक्लियस भी हम स्प्लिट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन। ओके, तो ये थोड़ा सा एक मॉडर्न थ्योरी थी एटम के बारे में, जो मैं चाहता था आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो इसकी एंशियंट थ्योरी थी वो क्या थी, ठीक है। उसको समझने के बाद में फिर हम आगे फिर से मूव ऑन करेंगे, और उसमें फिर से मैं एक बार और बताऊंगा कि मतलब जो मॉडर्न थ्योरी थी तो वो क्या थी, ठीक है। हो सकता है इस वीडियो में कवर ना हो, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम्म तो सबसे पहली थ्योरी जो है इसके बारे में, ठीक है, जो एक हाइपोथेसिस थी, आप कह सकते हैं कि मतलब एक काफ़ी अच्छा मतलब रियलाइजेशन था, जो कि महर्षि कणाद ने किया था। ये बेसिकली एक इंडियन फिलोसोफर थे, ठीक है। तो एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद पॉस्टुलेटेड दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, ठीक है, अगर हम किसी मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएं, ठीक है। जैसे हमारे पास में अगर कोई भी मैटर है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास में एक आयरन है, अगर इसको हमने डिवाइड कर दिया फर्दर 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, फिर इसको हमने फिर डिवाइड किया ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब और छोटे छोटे पार्ट हम करते चले गए, फर्दर डिवाइड करते चले गए, और छोटे 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 इस तरह से हम डिवाइड करते चले गए, ठीक है। तो वी वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। तो हमें उसके स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स मिलते जाएंगे। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम, अल्टीमेटली स्टेज विल कम, ठीक है, व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, कि जब हमको एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, जिसके बाद में फर्दर डिवीजन नहीं हो पाएगा। ही नेम दिस पार्टिकल्स परमाणु, और उन्होंने हिंदी में इसको क्या कहा, परमाणु कहा, जो कि होता भी है, ठीक है। एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं, ठीक। तो अब इनकी थ्योरी तो बहुत अच्छी थी वैसे उस टाइम के हिसाब से, रियलाइजेशन काफ़ी अच्छा था, कौन इतना सोच सकता है, खैर। तो नाउ डाल्टन, अब जो डाल्टन थे, इसके बाद में डाल्टन की थ्योरी या डाल्टन का कॉन्सेप्ट या डाल्टन के पॉस्टुलेट्स के बारे में अगर हम देखें, तो इन्होंने क्या किया था, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी थ्योरी देखते हैं, फिर देखेंगे इसकी थ्योरी के यूजेस क्या है, मतलब किस वजह से इनको ये थ्योरी देनी पड़ी है, इन इस थ्योरी की मदद से हमको क्या हेल्प मिली, ठीक है। तो वो सब देखेंगे। तो डाल्टन्स कॉन्सेप्ट ऑफ एटम या डाल्टन्स पॉस्टुलेट्स, अब ये देखिए क्या था। सबसे पहली जो इनकी पॉस्टुलेट थी ये वाली, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक है। तो जितने भी मैटर है, मतलब जो भी कोई मैटर है, जो भी पदार्थ है, जो भी आप देखते हैं, ठीक है, तो विच मतलब उसके जो बहुत ही एक स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिल करके वो बना होता है, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, तो जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बेसिकली एटम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने सेकंड पॉस्टुलेट जो अपनी दी थी, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है, आगे लिमिटेशंस में हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखना है आपको, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, यही कणाद ने भी कहा था कि जो परमाणु होते हैं तो वो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक, विच कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड, तो ये स्टेटमेंट तो इनकी ट्रू है, वी कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एटम, बट वी कैन डिवाइड नाउ, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले थोड़ा सा मॉडर्न थ्योरी आपको बताई थी कि मतलब एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आगे जाकर रॉन्ग हुई थी, बट अपने समय के हिसाब से ठीक था। नाउ एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ यहाँ पे देखिए, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, अगर कोई एक गिवन एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, ऐसा भी इन्होंने कहा था। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मास दोनों के दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, ये भी इन्होंने कहा था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज,
ठीक। तो अगर एटम है डिफरेंट एलिमेंट के, जैसे सपोज दैट कोई डिफरेंट एलिमेंट है, लेट्स से आयरन ले लेते हैं, आयरन ले सकते हैं, आयरन हो गया या कोई कैल्शियम हो गया, ठीक है। तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे तो उनका मास डिफरेंट होगा, ठीक है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी हद तक सही है, ठीक है, लेकिन कहाँ तक सही है वो भी हम देख लेंगे आगे, अभी इसकी लिमिटेशंस में हम पढ़ेंगे, ठीक है, डाल्टन्स के जो लिमिटेशंस पढ़ेंगे पॉस्टुलेट्स की, तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉस्टुलेट क्या थी? एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ओके, जो एटम्स होते हैं तो वो कंबाइन होते हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, ठीक है, टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। तो स्मॉल होल नंबर के रेशियो में, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो वाटर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2O वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम से कंबाइन हो रहे हैं, तो ठीक है, तो 2 हमको पता है भाई, मैथ्स में हम जानते हैं कि 2 क्या होता है, होल नंबर होता है, और 1 क्या होता है, 1 भी होल नंबर होता है। तो होल नंबर के रेशियो में एटम कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। तो कंपाउंड फॉर्म करने के लिए होगा क्या, जो एटॉमिक एटम्स होंगे तो वो कंबाइन होंगे इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, ठीक है। तो ये स्मॉल होल नंबर्स है हमारे, और इसके रेशियो में ये कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हुई इनकी फिफ्थ पॉस्टुलेट। इसके बाद में सिक्स्थ पॉस्टुलेट देखेंगे, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक। तो जो मतलब जो रिलेटिव नंबर इनका होता है, ठीक है, एंड काइंड्स ऑफ एटम, मतलब जो एक टाइप के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, तो आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, तो वो किसी गिवन कंपाउंड में कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहला, अब देखिए कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज हमको दिए थे यहाँ पर, ठीक है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या थे? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सबसे पहला लॉ जो था वो क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मतलब जो अगर कोई हम अगर मास लेते हैं, ठीक है, मास कैन neither बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कि जो मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इजी सा है, ठीक है। अगर आप कुछ भी देख लें, जैसे सपोज दैट अगर यहाँ पर आप वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए, जैसे H2 लिया आपने और O2 लिया, हमें पता है कि ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे, ठीक है। तो H2 + O2 वाटर, बैलेंस इसको कर लेते हैं, जैसे O यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर 2 कर दें और यहाँ पर भी 2 कर दें, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है। तो अब जैसे ये जो इक्वेशन है, ठीक है, जो ये रिएक्शन की जो इक्वेशन है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितना हमने जैसे वाटर जो यहाँ पर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर भी उतना ही उसी हिसाब से ही फॉर्म होगा, जितना कि हमने यहाँ पर अमाउंट ली होगी, जो भी वाटर की अमाउंट होगी, जो भी ऑक्सीजन की अमाउंट होगी, तो उसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमको टोटल जो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो उसकी अमाउंट के वो इक्वल हो जाएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर जो केमिकल सब्सटेंस है हमारा कोई, ठीक है, तो केमिकल सब्सटेंस हम कोई भी ले सकते हैं। लेट्स से एग्जांपल के लिए हमने वाटर ले लिया, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू यूज, ओके। तो वाटर ले लिया हमने, ठीक। तो सब्सटेंस हो गया, द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो उस अब देखिए ये जो हमारा जो सब्सटेंस है, ठीक है, तो इस सब्सटेंस में जो वाटर है और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इनका जो प्रोपोर्शन होगा वो बिल्कुल सेम होगा, चाहे आप टैप वाटर ले आए, ठीक है, आप अगर चाहो तो टैप वाटर ले आओ या आप पॉन्ड से वाटर ले आओ, ठीक है, ठीक है, या फिर आप कोई भी वाटर ले लो, ठीक है। तो जो भी वाटर होगा तो उस वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा, ठीक है। और उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, ठीक है, तो उनका जो रेशियो होगा, तो वो रेशियो कितना आएगा? मास का बाई मास रेशियो कितना आएगा? 1:8 आएगा। कैसे आएगा? हालांकि अब ये चीज़ एटॉमिक मास बताने के बाद बताना था, लेकिन चलिए देख लीजिए अभी, ठीक है, फिर उसके बाद एटॉमिक मास जब बताएंगे तो फिर एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक मास हो जाएगा, एटॉमिक मास, ठीक, तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। अब है कितने यहाँ पर हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 2, ओके। नाउ
एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास आएगा, तो ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है। और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 1 ऑक्सीजन है, तो इसको हम 1 से इंटू कर दें, ठीक है। तो कितना आया, 16 आया। और अगर हम इसका रेशियो निकाल दें, ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन था, सॉरी ये हाइड्रोजन नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है और जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है यहाँ पर, तो वो कितना आ जाएगा, 2 and 16। रेशियो अगर हम इसका फाइंड करेंगे, सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 2, 2 8 16। तो 1/8 आ रहा है, तो इसको आप कह सकते हैं हाइड्रोजन से अगर ऑक्सीजन, अगर आप ये बताएंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ में बाई मास रेशियो क्या है, तो वो आएगा 1:8। और अगर आप बताएंगे ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ में बाई मास रेशियो आएगा, तो वो आएगा 8:1। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में नीड ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की नीड क्या थी, सबसे पहले तो हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की नीड थी, तो इसने सबसे पहले क्या एक्सप्लेन किया, इट एक्सप्लेन्स द मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। सॉरी ये उल्टा लिखा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ मास होना चाहिए। अ, ये क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। ये पहले है, ये यहाँ आएगा, सॉरी। अरे यार क्या हो रहा है। हम्म, ठीक है। तो नीड ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें, इट एक्सप्लेन्स द कंजर्वेशन ऑफ मास। ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, इसको हम कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो इसने कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन किया, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये भी रॉन्ग है यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट। डेफिनाइट प्रोपोर्शन को भी इन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है। कि डेफिनाइट प्रोपोर्शन के बारे में, डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, मतलब जो कंपाउंड्स होते हैं तो वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं, जैसे H2O जो होता है, ठीक है। तो इसमें इसका जो रेशियो होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। इस लॉ को मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि चाहे सोर्स कोई भी हो, वाटर का जो कंपाउंड का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा, एक मतलब फिक्स्ड रेशियो रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रोपोर्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। तो यहाँ तक तो नीड ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हो गई, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद में हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो लिमिटेशंस क्या क्या रही इसकी, लिमिटेशंस कह सकते हैं आप इसको, ड्रॉबैक के भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो था, तो डिविजिबिलिटी ऑफ एटम। अब डाल्टन ने क्या एक्सप्लेन किया, डाल्टन ने कहा था कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उनको डिवाइड नहीं कर सकते। तो आगे जाके ये थ्योरी इनकी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, ठीक है। क्योंकि एटम्स को तो हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। फिर उसके बाद में सेकंड जो इन्होंने जो इनका ड्रॉबैक था वो था द अकरेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब इन्होंने कहा था इन्होंने कहा था जो एटम होते हैं किसी एलिमेंट के, यहाँ पर जो एटम्स होते हैं ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट अलाइक, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो एक एलिमेंट होता है, तो उसके जो एटम्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, आपस में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, अलाइक होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने ये देखा आगे जा करके कि आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और आइसोटोप एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि जो एटम होंगे तो उनमें क्या आ गया, उनमें मतलब कुछ डिफरेंस आ गया। एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट के जो एटम है तो वो बिल्कुल सेम नहीं है, उनमें डिफरेंस आ गया, उनके एटॉमिक मास में डिफरेंस आ गया, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है जैसे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में जिसके 3 आइसोटोप होते हैं, तो एक का एटॉमिक मास होता है 16, एक का 17 एंड देन एक का 18, ठीक है। तो इस तरह से 3 डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब सीधी सी बात है, अगर कोई एलिमेंट है उसका अगर एटॉमिक मास, मतलब किसी एटम का एटॉमिक मास 17 है, और उसी एलिमेंट के किसी एटम का मास 16 है, ठीक है, और एक का 18 है, तो उनमें तो डिफरेंट आ गया ना, सब अलग अलग टाइप के हो गए। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो एक एलिमेंट होता है उसके जो एटम होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। फिर इसके बाद में थर्ड, डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम मासेस लाइक आर्गन, ठीक। अब रीजन क्या हुआ,
जब हम भाई इन्होंने कहा था कि जो एटम्स होते हैं तो अलग अलग जो एटम्स होते हैं, ठीक है, तो उनके जो मासेस होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक। लेकिन आगे जाके हमने देखा कि भाई आर्गन जो है, ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट का एटम है, और कैल्शियम है, कैल्शियम भी डिफरेंट एलिमेंट का एटम है, और इन दोनों के जो मासेस है, इसका भी 40U है, इसका भी 40U है, ठीक है। तो जो एटॉमिक मासेस थे तो वो भी इसकी वजह से भी क्या हो गई, इनकी थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें, एटम के साइज पर, ठीक है, हाउ बिग आर एटम्स, ओके, हाउ बिग आर एटम्स। तो जो एटम्स होते हैं बेसिकली, तो एटम्स को हम किस में मेजर करते हैं, एटॉमिक रेडियस मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। तो स्मॉलेस्ट यूनिट हम यूज करते हैं, नैनोमीटर यूज करते हैं, और एंगस्ट्रॉम भी यूज करते हैं, ठीक है। तो नैनोमीटर का तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि 10⁻⁹ नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, और 10⁻⁹ मीटर हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि जो नैनोमीटर है तो एक बहुत ही ज़्यादा छोटी यूनिट है, ठीक है। इसमें हम रेडियस जो है मेज़र करते हैं, या तो इसमें मेज़र कर लेते हैं, या फिर एक और यूनिट हमारे पास में होती है, जैसे 10⁻⁻⁻ मीटर, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम से, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो या तो एंगस्ट्रॉम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और या तो फिर हम नैनोमीटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम दो यूनिट यूज़ कर लेते हैं एटॉमिक की रेडियस मेजर करने के लिए। अब सोचिए जो इतना ज़्यादा छोटा है, अब देखिए कंपैरिजन देखिए, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम, ये किसका साइज होता है, ये होता है हाइड्रोजन एटम का साइज, ठीक है। ये साइज होता है हाइड्रोजन एटम का, ठीक। तो हाइड्रोजन एटम का कितना छोटा साइज है। फिर उसके बाद में अब देखिए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मतलब क्या हो गया, H2O, ठीक। तो H2O का साइज कितना हो गया, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल है, ठीक है, 10 की पावर, अब देखिए हमें पता है, अगर नहीं पता है तो भी मैं बता दूं कि 10⁻⁹ इज ग्रेटर देन 10⁻⁻10, ठीक है। बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर इसमें डाउट हो, मैं जल्दी से एक क्विक मैथ से, मतलब मैथ के कॉन्सेप्ट से आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा इधर देखिए। 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 का मतलब क्या होता है, 1/10⁻⁻10, ठीक। और 10⁻⁹ का मतलब हो जाएगा 1/10⁻⁹ ठीक। अब आप ऐसे सोचिए कि जैसे आपके पास में कोई एक चीज़ है, ठीक है, और इस एक चीज़ को आपको कितने लोगों में डिवाइड करना है, 10⁻⁻10 पीपल्स में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी कोई वही एक चीज़ है, और उसको आपको किस में डिवाइड करना है, 10⁻9 पीपल्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब आप 10⁻9 पीपल्स में, मतलब कि इतने लोगों में अगर डिवाइड करेंगे, तो इसके कंपैरिजन में तो इसमें ही ज़्यादा ज़्यादा चीज़ उसको मिलेगी, ठीक है। और छोटा एग्जांपल इसको लेके समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि अगर आपके पास में लेट्स से कुछ, कोई भी मान लीजिए कि आपके पास में एक बिस्किट है या एक केक है, मान लीजिए एक केक है, ठीक है, ठीक। एक केक है, इस केक को आपको 4 लोगों में डिवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप एक केक को 4 लोगों में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो जो एक व्यक्ति का जो पोर्शन आएगा, ठीक है, तो वो पोर्शन कितना आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। उसी केक को अगर आप 5 लोगों में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो अब पोर्शन कितना आएगा, अब पोर्शन उससे थोड़ा सा और भी कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4 की जगह 5 पार्ट करने हैं, तो ओके, 1, ठीक है, 2, 3, 4, ये 5 पार्ट हो गए, ठीक है। तो अब कितना पार्ट आएगा, अब 1/5 पार्ट आएगा, और वो पार्ट क्या होगा, 1/4 पार्ट से छोटा होगा। तो जब भी अगर किसी सेम नंबर को हम, ठीक है, किसी मतलब ज़्यादा लोगों में अगर डिवाइड करते हैं, तो उसको छोटी छोटी वैल्यू मिलती है, कम कम वैल्यू मिलती है। और अगर हम उसी नंबर को कम लोगों में डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा, अब जैसे मान लो यही एक केक है, जिसको अगर हम 2 लोगों में डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या होगा, हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक। तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक। तो चाहे ऐसे आप समझ लें, चाहे ऐसे समझ लें कि जो 10⁻⁻9 है, ठीक है, तो 10⁻⁻9 क्या होगा, 10⁻⁻10 से बड़ा होगा। उसी तरह से 10 की पावर जो -10 है, ये किसका मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। तो उसके मॉलिक्यूल के बारे में बता दिया। 10⁻⁴ ग्रेन ऑफ ए सैंड, ठीक है, तो सैंड ग्रेन की देखिए साइज कितना, 10⁻⁴, ठीक है, मीटर में है, ठीक है। आंट का साइज 10⁻⁻3, देखिए कितनी छोटी होती है आंट, ठीक है। एप्पल का साइज 10⁻⁻1। तो ये सब जो साइजेस हैं, तो ये कंपैरिजन के लिए है, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो एप्पल, आंट, आंट कितना छोटा, अब आंट से
कितने टाइम्स देख रहे हैं, हर बार 10 टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये 10 टाइम्स रिड्यूस हो गया, फिर ये 10 टाइम्स रिड्यूस हुआ, फिर ये 10 टाइम्स रिड्यूस हुआ, फिर देन ये 10 टाइम्स रिड्यूस। तो 10 टाइम्स इतने सारे, मतलब कि मतलब कितना ज़्यादा छोटा है एटम, ठीक है। तो एटम बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, एंड दैट्स वाई वी कांट सी देम इन और नेकेड आइज, ठीक है। तो हम अपनी मतलब ऐसे विदाउट माइक्रोस्कोप के हम एटम्स को देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये एटम के साइज के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन था। अगर इसमें कोई डाउट हो या यहाँ पर अगर कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू राइट सिंबल ऑफ एन एटम, ठीक है। एटम के सिंबल को कैसे लिखना है, अच्छा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन फिर भी हो जाता है, ठीक है। कि तो एटम का जो सिंबल होता है उसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, कैपिटल्स में आप लिख दीजिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा, बाकी के लेटर उसके स्मॉल में रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन लिखना है, तो हाइड्रोजन कैसा होता है भाई, सिंपल एक लेटर होता है, एच लिख दिया, ठीक है। हीलियम होता है, तो हीलियम को क्या लिखेंगे, हीलियम को लिखेंगे एच और स्मॉल ई लिखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, स्मॉल फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको आता जाएगा। क्लोरीन है, क्लोरीन को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देंगे, सेकंड लेटर स्मॉल कर देंगे। Na के केस में क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे और इस लेटर को स्मॉल कर देंगे, ठीक है। तो सोडियम का हो गया ये, ठीक। तो इस तरह से हम सिंबल लिख देते हैं, बड़े सिंपल रहते हैं। पहला लेटर कैपिटल लिखना है, छोटा छोटा लेटर शॉर्ट में लिखना है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे अगर आप नहीं लिखोगे तो बड़ा लेटर एटम की तरह कंबाइन हो, सॉरी काउंट हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि आपने लिखा, एक ये लिखा सी ओ, और आपने एक ये लिख दिया सी और ओ, ठीक है। तो ये सी ओ, ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया कोबाल्ट, ठीक है, ये तो कोबाल्ट हो गया। और ये CO क्या होगा, ये सी हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो बस ऐसी चीज़ों में आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसी चीज़ों में आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि कहाँ पर क्या और किस तरह से आपको इसको नोट करना है, ठीक है। अगर आपने इतना ध्यान दे दिया तो बस सिंबल वगैरह में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी अब नाइन्थ में ही हैं आप लोग, तो प्रैक्टिस करेंगे तो सब बन जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं एटॉमिक मास के बारे में। तो अब ये टॉपिक है एटॉमिक मास के बारे में, ये जो मैं बता रहा था कि आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। शायद पहले ही कर देना चाहिए था, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एटॉमिक मास, डाल्टन्स थ्योरी प्रॉम्प्ट साइंटिस्ट टू मेजर एटॉमिक मास। अब देखिए हुआ क्या, जब डाल्टन की थ्योरी आई, ठीक है, तो उसने कॉम्बिनेशन वगैरह के बारे में सब एक्सप्लेन किया, ठीक। तो जो उससे साइंटिस्ट हुए तो उनको मतलब थोड़ा सा मतलब ये करेज मिला कि यार थोड़ा सा और इसके बारे में रिसर्च की जाए, ठीक है, कि जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कैसे कंबाइन हो रहे हैं, अब इनकी और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मास के बारे में सोचते हैं, इसके बारे में मास कैसे मेज़र किया जाए इसका, ठीक। बट डिटरमाइनिंग एटॉमिक मास ऑफ इंडिविजुअल एटम वाज डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन अब ऐसे भी नहीं था कि भाई आपके पास में एटम है, तो एटम को आपने बस लिया, उसको वेट मशीन पे रखा और आपको यहाँ से उसका मास मिल गया। तो इतना आसान भी नहीं था एटम का मास, मतलब इंडिविजुअल एटम का मास निकालना, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा करते हैं कि जब इसका मास हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास इसका मतलब निकालेंगे, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये होता है कि किसी के कंपैरिजन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि कोई दो लोग हैं, ठीक है, कोई दो लोग हैं हमारे पास में, ठीक है। अब उनकी सैलरी है, जैसे मान लीजिए कि एक ये कोई सपोज दैट राम है, कोई एक पर्सन उसका नाम राम है, और जो सेकंड पर्सन है तो इसका नाम कुछ कुछ भी ले लीजिए, श्याम ही ले लेते हैं, ठीक है, चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो राम है और ये श्याम है, ठीक है, तो इन दोनों पर्सन की कुछ सैलरी है, ठीक है। लेट्स से मान लीजिए राम की सैलरी हमको पता है कितनी है, 100 रुपीज़ मान लेते हैं, ठीक। राम की सैलरी कितनी होगी, 100% होगी। और ये जो श्याम है, तो इसकी सैलरी को हमें एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, हमें इसकी सैलरी नहीं पता एग्जैक्टली exactly। तो हम ये कह देंगे कि जो श्याम की सैलरी है वो राम की सैलरी के अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स है, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ राम सैलरी, 2 टाइम्स ऑफ राम्स, ठीक है, सैलरी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमने जो है श्याम की सैलरी को एक्सप्रेस भी कर दिया, जिसको हमें एक्सप्रेस करने में दिक्कत हुई, हो सकता है कि इसकी सैलरी कुछ 100.133 कुछ ऐसे कुछ हो, ठीक है। तो हमने अप्रॉक्सीमेट एक रिलेटिव वे में राम की सैलरी से को रिलेट करते हुए और श्याम की सैलरी को हमने क्या कर दिया, बता दिया। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास जो सिचुएशन मतलब इन्होंने डिस्क्राइब करी, ठीक है, तो कैसे करी, ऐसे ही करी कि मतलब इन्होंने एक कोई एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट के जो मास था उसी की रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या कर दिया, दूसरे एलिमेंट के मास को एक्सप्रेस कर दिया। तो मैंने अभी तक आपको बता दिया था
कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या था, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास वर डिटरमाइन यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास को डिटरमाइन करेंगे। और रिलेटिविटी का मतलब भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि जब राम और श्याम का जो एग्जांपल लिया था, कि बताया था कि राम है, श्याम है, ठीक है। तो श्याम की सैलरी को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने क्या कर दिया कि उसको राम की सैलरी के टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया कि 2 टाइम्स ऑफ राम सैलरी। ओके। तो उसी तरह से अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, इसको देखते हैं एग्जाम्पल का यूज़ करके, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। ऑब्जर्व किया गया इन्होंने, साइंटिस्ट ने ऑफ कोर्स, ठीक है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो 3 ग्राम कार्बन है, ठीक है, तो 3 ग्राम कार्बन ये कंबाइन हो रहा है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो रहा है, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, हमको तो रिलेट करना था मास किसी ना किसी के साथ में, हमें जो है मास को रिलेट करना था, ठीक। तो अब ये जो 4 ग्राम है, तो इसको हम 3 के साथ में कैसे रिलेट करें। तो अगर आप सिंपल सा एक मैथ देखें कि 4 ग्राम हमको लाना है, ठीक है, और 3 ग्राम के साथ में रिलेट करना है, तो हम क्या करें कि ये जो 3 ग्राम है, तो 3 ग्राम को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 4/3 से, ठीक। अगर हम 4/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट 4 ग्राम, ठीक। तो इस तरह से हमने रिलेट कर दिया। और इसको कहने का तरीका, अब क्योंकि हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, ठीक है, हमें तो कार्बन के मास के साथ में उसको रिलेट करना है, किसको, ऑक्सीजन को, ठीक। तो हमने क्या किया कि कार्बन का मास ले लिया 3 ग्राम, और उसमें लाना क्या था हमको, 4 ग्राम कहाँ से, ये हम एक्सपेरिमेंटली देख चुके थे कि 4 ग्राम आता है। अब उसको हमें बस खाली रिलेट करना था कि हम कार्बन के साथ में रिलेट कैसे करें। तो हमने क्या कर दिया, 4/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 ग्राम से क्या आ गया, 4 ग्राम। तो जो हमारा यहाँ से जो इसका प्रिंसिपल बना, कि मतलब जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ में कैसे कंबाइन हो रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड में, 4/3 टाइम्स इज द मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इतने के साथ में वो ऑक्सीजन का, अब ये ग्राम किसका आ गया, ये आ गया ऑक्सीजन का मास आ गया, ठीक है। ये मास जो आ गया, ये आ गया ऑक्सीजन का। तो इस तरह से हमने रिलेट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे 4/3 है, ठीक है, तो 4/3 क्या मिलेगा, 4/3 मिलेगा हमको एक फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है, डेसिमल मिलेगा अराउंड कुछ 1.33 के अराउंड, ठीक है। ये जो 4/3 अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कि हमने क्या किया कि ऑक्सीजन का जो मास है, ठीक है, ऑक्सीजन के मास को हमने कार्बन के मास के साथ में रिलेट बस किया है, बस यहाँ पे इतना ही किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, अभी इस चीज़ को फिर से अभी बताना है, ठीक है, तो थोड़ा सा फिर देखते हैं। तो सपोज करिए आप कि जैसे 1 AMU जो है, एएमयू यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ये एक एटम की यूनिट होती है, ठीक है। जैसे किलोग्राम होती है वेट की, और मतलब इस तरह से लिक्विड के लिए, वॉल्यूम के लिए लीटर होती है, उसी तरह से जो एटम का जो मास हम मेजर करते हैं, तो वो किस में करते हैं, एएमयू में मेजर करते हैं। अब 1 AMU को हम 1 U भी लिख देते हैं, यूनिफाइड मास, ठीक है। तो इसी को अगर हम ये कह दें कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल्स टू 1 U, ठीक है, इसी को हमने क्या मान लिया कि 1 जो कार्बन एटम का कार्बन एटम है, ठीक है, तो इसी जो कार्बन एटम का जो मास होगा, ठीक है, 1 कार्बन एटम का जो मास होगा, ठीक, यही मास किसके इक्वल है, 1 U के इक्वल। एक एजम्पशन ले ली, ठीक है, सपोज कर लिया, ठीक है, लेट, ठीक, ठीक है, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 U इज इक्वल्स टू 1 कार्बन एटम मास, ठीक है, मतलब कि इसी कार्बन एटम का जो मास है, ठीक है, उसके इक्वल हमने इसको लेट कर लिया। तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन का कितना होगा, ठीक है, मास मास ऑफ 1 ऑक्सीजन, ठीक। तो 1 ऑक्सीजन का मास कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ थी, देखिए यहाँ पर हमने जब देखा तो 1 ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, कार्बन के मास में 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक। उसी तरह से अगर यहाँ पर हमको 1 ऑक्सीजन का मास गेट करना है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 4/3 बाई द मास ऑफ कार्बन, और कार्बन का मास हमने कितना माना, 1, ठीक। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 4/3, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.33 अप्रॉक्स, ठीक है, 1.33 अप्रॉक्स के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमको नंबर तो मिल रहा है, ठीक है, रिलेट तो हम कर पा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये एक डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, डेसिमल वैल्यू,
ठीक। और डेसिमल वैल्यू में हम लोग कैलकुलेशन मतलब करना कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ठीक है। और नंबर अच्छा भी लगता है, आप लोग भी मतलब जानते हैं, हम लोग भी जब मतलब पढ़ा करते थे तो हमको डेसिमल्स देख के ही डर लग जाता था, ठीक है। ये होता है कि यार ये डेसिमल में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बताओ। तो उससे बेटर ये है कि होल नंबर मतलब सबको अच्छे भी लगते हैं, उनमें कैलकुलेशन भी इजी रहती है। तो या तो अब सिचुएशन क्या है कि या तो हम होल नंबर गेट कर लें, ठीक है। और अगर होल नंबर गेट नहीं कर सकते तो ऐसी कोई वैल्यू लें जो कि होल नंबर के काफ़ी क्लोज हो, ठीक है। तो इन दो सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं, अपना वैल्यू को ले सकें, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या किया गया, मतलब पहले तो कार्बन को इन्होंने माना, ठीक है। कार्बन के बाद इन्होंने क्या करा, ऑक्सीजन को मान लिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो 1U इज इक्वल्स टू, हम जो कार्बन एटम के इक्वल मान रहे हैं मास के, तो ऐसा मत मानिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप क्या करो कि जो 1U है, 1U जो है, तो 1U को आप मानो 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, किसके इक्वल मान लो, 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन एटम का जो मास है उसका 1/16 जो पार्ट होगा, तो उसको मान लो आप 1U, ठीक। तो ये इन्होंने एजम्पशन ली, और ये इनकी एजम्पशन तो काफ़ी चली भी, काफ़ी टाइम तक चली, ठीक है। और इसको लेने का रीज़न क्या था, वो आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बता दिया, हाँ, वाई ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन को लेने का रीज़न क्या था, ऑक्सीजन को लेने का रीज़न ये था कि जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट से, क्योंकि बहुत हाईली रिएक्टिव होती है, अब इन्वायरमेंट में होती है तो जो देखो वो एलिमेंट इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, जैसे Fe2O3 है, ठीक है, ये रस्ट कर ली इसने, ठीक है, Na2O है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड होते हैं, और मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड भी होते हैं, जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है, तो पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा मतलब रिएक्टिव है, मतलब सबके साथ में रिएक्शन करता रहता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म्ड कंपाउंड। फिर इसके बाद में सेकंड, बाई दिस वी कैन गेट एटॉमिक मास एज होल नंबर, और इसकी मदद से जो हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो मैंने बताई थी, कि जो एटॉमिक मास आ तो रहा है लेकिन किस में आ रहा है, डेसिमल्स में आ रहा है, तो उसको हमें क्या करना था कि ऐसा करना था कि या तो होल नंबर मिल जाए, और नहीं होल नंबर मिलता है तो कम से कम होल नंबर के क्लोज मिल जाए, तो उससे इसको ऑक्सीजन को लेट करने से हमारी वो प्रॉब्लम भी क्या हो रही थी, सॉल्व हो रही थी, कि हमको एटॉमिक मासेस मिल रहे थे तो वो होल नंबर भी मिलते जा रहे थे। लेकिन फिर इन्होंने चेंज किया, क्यों चेंज किया, और क्या मतलब इनको मिला ऐसा कि जो चेंज कर लिया, ठीक है। तो जब 1961 में, ठीक है, C12 का आइसोटोप, मतलब आइसोटोप मिला, सॉरी मिला नहीं, इसको चूज कर लिया 1961 में, C12 के आइसोटोप को इन्होंने चूज कर लिया एज स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्यों, इसलिए द केमिकल एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12, जो कार्बन का जो 12 वाला जो इसका आइसोटोप था, आर ऑलमोस्ट इक्वल टू दोज ऑफ द नेचुरल मिक्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिसके साथ ऑक्सीजन मतलब नेचुरली मिक्स रहती थी, उसी के बिल्कुल इक्वल था। दूसरी चीज, इस अब देखिए कार्बन जो होता है, तो कार्बन भी बहुत ज़्यादा मतलब रिएक्टिव है, या ऐसे कहा जाए कि इसके बहुत सारे कंपाउंड हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे कि कार्बन बहुत ज़्यादा मतलब इनके कंपाउंड बनते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, कार्बन की चेन होती है, ठीक है। तो कार्बन एक तो हर जगह अवेलेबल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत मतलब कंपाउंड के साथ में मतलब ये कंपाउंड भी फॉर्म करके रखता है, ठीक है। कंपाउंड इसके बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। और जो होल नंबर वाली प्रॉब्लम थी वो इसके साथ भी सॉल्व हो रही थी। तो इस वजह से, क्योंकि ये बेटर ऑप्शन था ऑक्सीजन से, ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कार्बन 12 को, ठीक है, एज स्टैंडर्ड रेफरेंस। ओके, नाउ तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अब मॉलिक्यूल्स पे चलते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जो एटम्स होते हैं, चाहे वो सेम एलिमेंट के हों और डिफरेंट एलिमेंट के हों, तो वो आपस में ज्वाइन हो करके क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, अब जैसे O2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो O2 के मॉलिक्यूल में दो एटम हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, सेम एलिमेंट के दो एटम हैं, उन्होंने कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया। अच्छा, डिफरेंट में क्या होता है, डिफरेंट में जैसे अब H2O का एग्जांपल ले लेते हैं, तो H2O क्या, H2O भी एक मॉलिक्यूल है। इसमें क्या है, ये जो H है तो ये डिफरेंट एलिमेंट का है, और ये जो ऑक्सीजन है तो ये भी क्या है, डिफरेंट एलिमेंट का है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं ये कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर दे रहे हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में एटोमिसिटी के बारे में देखते हैं, एटोमिसिटी क्या होती है, ठीक है।
द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। ठीक। अब एटॉम मतलब देखिए, अब कुछ एटोमिसिटी के बारे में, तो जितने भी एटम में जो मॉलिक्यूल में जो एटम होंगे, ठीक है, तो उसी को हम उसकी एटोमिसिटी कह देते हैं। जैसे आर्गन है, ठीक है, तो आर्गन का सिंबल क्या होता है, ए आर होता है, ये ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो मॉलिक्यूल होता है वो इसका सिंगल एटॉमिक होता है। ठीक है, एक ही एटम से इसका मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ए आर क्या हो गया, मोनो एटॉमिक हो गया। मोनो का जहां पर भी अगर मोनो लगा है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, तो ये जो मोनो लगा हुआ है, तो मोनो का मतलब है वन, और ये ए आर क्या है, मोनो एटॉमिक है। ठीक है, फिर इसके बाद में हीलियम पे आ जाओ। हीलियम कैसा, हीलियम का सिंबल होता है एच ई, ये सिंबल होता है हीलियम का। ठीक है, तो हीलियम भी हमारा मोनो एटॉमिक है। फिर इसके बाद में ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन डायो एटॉमिक है, अभी देख लिया था हमने, जैसे O2 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो O2 क्या है, डायटोमिक है। हाइड्रोजन डायटोमिक है, क्यों, H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन डायटोमिक है, N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरीन डायटोमिक है, Cl2 से रिप्रेजेंट करते हैं। फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक है, P4 से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, टेट्रा का मतलब होता है फोर। सल्फर पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक मतलब मोर देन फोर, कितना, S8 का इसका एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, एसिड का, सल्फर का। ठीक है, क्राउन स्ट्रक्चर भी इसका फॉर्म होता है, आगे को भी बताएंगे। ठीक है, तो ये सब इसकी एटोमिसिटीज हम ऐसे काउंट कर लेते हैं। ठीक, फिर आगे मूव ऑन करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मतलब इन्होंने कहा जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है, तो वो आपस में कंबाइन होते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन में। तो ये तो ऊपर वाला ही लॉ हो गया। ठीक है, जैसे H2O है। ठीक है, तो H2O कैसे, H2O में क्या होंगे, फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं, कितने में, जो ऑक्सीजन का और जो हाइड्रोजन का जो कंबाइन होने का रेशियो है वो कितना होगा, 8:1 का रेशियो है। ठीक है, तो फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये तो वही हो गया अलग अलग एलिमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एन आयन। ठीक है, व्हाट इज एन आयन, आयन का मतलब क्या होता है। अब आयन का मतलब क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। ठीक है, आयन क्या होता है, जैसे एटम हमें पता है एटम क्या होता है, अभी हम देख भी चुके हैं एटम में क्या होता है। ठीक है, तो एटम में बेसिकली जैसे कोई भी एटम है, जैसे हमने Na ले लिया। ठीक है, तो Na में क्या क्या है, इसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ठीक है, ऐसे ये न्यूक्लियस हो गया इसका। ठीक है, इस न्यूक्लियस के बाद में इसका जो यहाँ पर एक जो शेल होंगी इसमें। ठीक है, इसकी जो शेल होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो इन शेल्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे ऐसे, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मतलब पूरे घेर के रखे होंगे इसमें। ठीक है, अच्छा, Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 11। ठीक है, 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक, अब एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करिएगा। जो एटम होता है उसमें तीन चीज़ होती हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, वो इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, अच्छा, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। ठीक है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टर्म लेना चाहें, ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हो गया। अब होगा क्या कि अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया जाए, जैसे कोई छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हीलियम ले लिया हमने, सपोज दैट। ठीक है, अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन सब बनाने पड़ेंगे ना, तो उससे बेटर है कि छोटा एग्जांपल ले लिया जाए। तो हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 2 होता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन नंबर होने का मतलब, अब जो एटॉमिक नंबर इसका होता है, तो एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 2 है। अगर 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 2 होंगे। तो इनको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ जरा। ठीक है, ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है। ठीक है, ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, दोनों के दोनों पीपी हैं। ठीक, फिर उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन भी मैं दिखा देता हूँ ऐसे ही। ठीक, अच्छा, इनका इसका जो चार्ज है वो इसके चार्ज के क्या है, इक्वल है। ठीक है, लेकिन अपोजिट है, इस पर कैसा चार्ज रहेगा, प्लस, इस पर कैसा चार्ज रहेगा, माइनस। ठीक है, तो इनका जो चार्ज होता है, तो अमाउंट में जो इनका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो तो इनका फिक्स होता है, दोनों का इक्वल होता है। लेकिन जो मतलब इनकी जो चार्जेस होते हैं तो वो अपोजिट होते हैं।
ठीक। तो मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये सब, ये अब देखिए ये जो प्लस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को बैलेंस करके रखे, और ये वाला प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को बैलेंस करके रखे। तो जो हीलियम एटम जो हमारा होगा ये वाला, ठीक है, तो ये एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये हो जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक। लेकिन जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, सपोज दैट मैं इसको अगर हटा दूं, ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दूं मैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको हटा दिया। ठीक। तो अब हुआ क्या उससे, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज ये जो है ये इस निगेटिव चार्ज को बैलेंस किए हुए है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन हट गया तो अब हाईलाइट क्या होगा, ये तो फ्री हो गया ना, इसको जो बैलेंस किए हुए था निगेटिव चार्ज वो तो अब यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है। तो इसका चार्ज जो होगा वो पूरे के पूरे एटम पर क्या होने लगेगा, दिखने लगेगा। ठीक है। तो वही क्या फॉर्म हो जाएगा, आयन बन जाएगा। हालांकि जो मैंने एग्जांपल लिया है वो नोबल गैस का लिया है। ठीक है। और नोबल गैस तो बहुत ही, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, क्यों होता है ये सब आप पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, शायद मैं ही बताऊं। ठीक। तो उसमें क्या होता है कि नोबल गैस है तो नोबल गैस से तो बहुत ही मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो सोडियम है तो सोडियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है और इसमें से तुरंत एक इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन के निकलते ही ये क्या बना देता है, Na+ बना देता है आयन। ठीक है, Na+ आयन बना देता है। ठीक। तो इसको थोड़ा सा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है। तो ये सोडियम देखिए, अब यहाँ पर एक Na+ आयन बना। ठीक। अब अगर एक सिचुएशन तो हमने देखी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया था, अब सपोज दैट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। इस कंडीशन में क्या होगा, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि भाई अब तो ये पॉजिटिव चार्ज कम पड़ रहे हैं, अब हाईलाइट कौन सा होगा, माइनस चार्ज हाईलाइट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, नेगेटिव आयन बनता है। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन बनता है। जैसे एग्जांपल लेंगे यहाँ पर क्लोरीन का। ठीक है, यहाँ पर हीलियम का नेगेटिव आयन मत बना दीजिएगा, मैं खाली एग्जांपल ले रहा हूँ इसका। ठीक है। ठीक है, तो हीलियम का नेगेटिव आयन मत बना दीजिएगा, पॉजिटिव आयन भी नहीं बनाना है। ठीक है, बस खाली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैं सिर्फ एग्जांपल की मदद से समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनको बैलेंस करने के लिए उतने ही हमको नेगेटिव चार्जेस चाहिए। अगर उतने नेगेटिव चार्जेस नहीं होंगे देन वी कैन कांट बैलेंस द चार्ज ऑन द एटम। ओके। तो Na+, अब देखिए ये कैसे बना, जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया Na एटम से, जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बना, Na+। और क्लोरीन एटम पर जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या बना, Cl- बना। ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव आयन होते हैं इसको हम बोलते हैं कैटायन। ठीक। और ये जो नेगेटिव आयन होता है इसको हम बोल देते हैं एनायन। ठीक। तो कैटायन एनायन, ठीक है, आयन में इतना सफिशियंट है जितना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन आए या जाए, ठीक है, तो उसी की वजह से उस पर चार्जेस आते हैं। ठीक है। ठीक। और अगर वो चार्जेस आते हैं तो अब इलेक्ट्रॉन अगर चला गया है उसके पास में से तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और वो कौन सा आयन बनाएगा, कैटायन। अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास में आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन उसके पास में आने से उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, तो वो क्या फॉर्म करेगा, एनायन बनाएगा और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे आयंस होते हैं। ठीक। इसके बाद में फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, अब इसकी मदद से, अब देखिए सिंपल कंपाउंड्स का फार्मूला, हमें तो कुछ फार्मूला बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, कि जो कंपाउंड्स होते हैं तो उनका फार्मूला हमें कैसे फॉर्म करना है। क्रिस क्रॉस रूल भी इसको कहते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे क्या होता है। ठीक है। तो जैसे सपोज दैट अभी NaCl का ही हमने एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो Na क्या है, Na होता है पॉजिटिव आयन होता है, और जो क्लोरीन होता है वो नेगेटिव आयन होता है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रो, अब देखिए इसमें यहाँ पर सोडियम के साथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है और क्लोरीन कैसा होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है। तो वैलेंसी का अगर हम सेंस लें, वैलेंसी के बारे में आपको आइडिया होगा, वैलेंसी पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। तो अगर Na की वैलेंसी अगर हम देखें, Na की वैलेंसी होती है 1, हालांकि, है ना, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, नंबर ऑफ वैलेंसी। अब वैलेंसी आपको पता होगी, अगर वैलेंसी नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं वैलेंसी के ऊपर एक वीडियो फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। तो क्रिस क्रॉस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसकी मल्टी मतलब ऐसे करते हैं, जो जो इसका जो नंबर होता है वो उसको इधर और इसके नंबर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो बेसिकली जो हमको कंपाउंड यहाँ पर मिल जाता है तो वो बनता है NaCl। ठीक है। ये सॉल्ट होता है। ठीक है, और सिंपल सॉल्ट भी इसको बोलते हैं, घर पे यूज होता है।
सिंपल सॉल्ट, ठीक है, घर पे ये यूज़ होता है, ठीक है। सॉल्ट तो पूरी कैटेगरी होती है, ठीक है। कई बार मन में आ जाता है कि सॉल्ट का मतलब यही है, सॉल्ट तो सॉल्ट भैया ये नहीं है, मतलब सॉल्ट एक पूरी कैटेगरी है, ठीक है। इसके और भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे KCl है, ये भी सॉल्ट है, ठीक है। CuSO4 है, ठीक है, ये भी सॉल्ट है, ठीक है। तो सॉल्ट पूरी कैटेगरी है। और सिंपल सॉल्ट ये होता है हमारा, ठीक है, NaCl जो हम घर में नमक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट एक कैटेगरी है भैया, ध्यान रखना। अच्छा, तो NaCl का एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे मान लो अ, कोई भी और दो एटम ले लें, जैसे मान लीजिए KCl ही ले लिया था, या CuSO4 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसको नहीं लेते, और किसी को लेते हैं, जैसे KCl ले लिया हमने, या HCl ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म HCl ले लिया, तो इसका वन होगी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी वन होगी, तो फॉर्म कम जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, HCl बन जाएगा। ये इधर जाएगा और इसका नंबर को हम इधर दे देंगे, ठीक है। तो ये कंपाउंड हमारा यहाँ पर HCl बन गया। और भी इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे CuSO4 अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। Cu होता है तो Cu की वैलेंसी यहाँ पर 2 हो जाएगी। SO4 जो होगा, तो SO4 की वैलेंसी यहाँ पर 2 हो जाती है, बेसिकली -2 होती है, तो वैलेंसी में तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव का साइन नहीं आता है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर ऐसे होगी, इसकी यहाँ पर ऐसे होगी, तो दोनों का इक्वल ही है, तो इक्वल फॉर्म हो जाएगा। कंपाउंड कितना बनेगा, CuSO4 ही बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों का इक्वल ही है, टू इधर भी टू इधर भी, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा कोई कंपाउंड होता जैसे CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर होता, ये वाला, तो ये कैसे फॉर्म होता है, तो कैल्शियम की होती है 2 और OH की होती है 1, ठीक है। तो अब इनका जब आप क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई कराओगे, या जो भी कहना चाहो इसको, ठीक है, कि मतलब इसके नंबर को इधर और इसके नंबर को इधर, तो क्या बनेगा, अब 1 की इसमें करा दी तो इसका तो 1 ही रहेगा, 2 की इसमें कराएंगे तो ये होल ट्वाइस हो जाएगा, ऐसे, ठीक। तो अगर इसकी तरह अगर सेम नंबर होते तो हम हटा के ही लिख देते, अगर सेम नंबर नहीं है तो हम ऐसे लगा देंगे। अब इसका 1 था, यहाँ पर 2 था, तो हमें होल ट्वाइस करना पड़ा, ठीक है, सेम नंबर नहीं था, ठीक। तो इस तरह से फॉर्मूलाज आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है, मैं उसको डेफिनेटली क्लियर करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझेंगे काफ़ी डिटेल में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।